हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आप सभी के लिए अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो 1 साल पहले मेरा अपने पति से तलाक हो गया। हम दोनों 7 साल से साथ थे। हम एक इंटर्नशिप के दौरान मिले थे और हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। वो एक सर्जन के रूप में इंटर्नशिप कर रहा था और मैं एक डॉक्टर के रूप में। हम दोनों को वही मिला जो हमें चाहिए था, पर क्योंकि उसे मुझसे पहले लाइसेंस मिल गया, उसने मुझसे कहा कि मुझे घर पर ही रहना चाहिए क्योंकि वो हम दोनों में से ज्यादा कमाता है और हम दोनों के लिए उतना काफी है। मैं इस बात से खुश थी क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी जिंदगी ही चाहिए थी। फिर जब हनीमून खत्म हुआ तो चीजें बदतर होती गई, खासकर जब से मेरी सास गीता हमारे साथ रहने आ गई। और ये बात और भी ज्यादा परेशानी वाली थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कभी इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं की कि उन्हें लगता था कि मैं पैसे के लिए उनके बेटे के साथ हूं और कुछ नहीं। हालांकि उनका बेटा ही था जो मेरे बाहर जाकर अपना पैसा बनाने के लायक होने के बावजूद मुझ पर अपना पैसा खर्च करने को तैयार था। फिर भी मैंने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि ये तो हर सास की पुरानी आदत होती है। फिर भी मुझे इस बात का पछतावा होने लगा जब मैंने देखा कि वो मेरी एक दोस्त करीना के साथ दोस्ती बढ़ाए जा रही है और हमेशा उसके बारे में अपने बेटे के सामने बात करती है। यहाँ तक कि कभी कभी वो हम दोनों की तुलना भी करती थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे दोस्त को मेरे पति के करीब लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मेरी दोस्त बिल्कुल उनके पसंद की औरत की तरह थी, पर मैं इसके बारे में बिल्कुल गलत थी। मेरी सास नहीं थी जो मेरे दोस्त को मेरे पति के पास लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हरकत मेरा पति ही कर रहा था क्योंकि जब उसने मुझसे तलाक मांगा तो उसने मुझसे ये बात छुपाई नहीं की। वो करीना के साथ पिछले 2 साल से है और वो दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। उसने कहा कि वो इस बात को और नहीं छिपाना चाहता था क्योंकि वो मेरी दोस्त से प्यार करता था और उसी के पास ऑफिस से घर वापस आना चाहता था। वो सिर्फ मेरी दोस्त पर ही सारे पैसे उड़ाना चाहता था और उम्मीद करता रहता कि मेरी जिंदगी मेरे दोस्त को मिल जाए। इस बात ने मुझे चोट पहुंचाई और मुझे इससे गुस्सा भी आया। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब उसने मुझे गुजारे के लिए पैसे देने की पेशकश की तो मैंने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि मुझे उसके पैसे से कोई मतलब नहीं रखना था। वो और मेरी सास मेरे चेहरे पर हंसे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझ पर दया करते थे। उनके हिसाब से उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मदद के बिना मैं 6 महीने भी नहीं जिंदा रह पाऊंगी। यहाँ तक उनको पूरा पता था कि मैं 6 महीने खत्म होने से पहले ही उनके पास रेंगते हुए पहुंच जाऊंगी। वे कितने गलत थे क्योंकि जैसे ही सब कुछ तय हो गया, मैंने अपनी बचत से एक अच्छा अपार्टमेंट ले लिया और फिर नौकरी के लिए आवेदन भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में मुझे एक बहुत जानी पहचानी क्लिनिक में एक अच्छे नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और यहीं मेरी मुलाकात मेरे अभी के मंगेतर नील पुरुष 37 से हुई जो मेरा बॉस था। हमारी डेटिंग के 4 महीने के अंदर अंदर उसने मुझे प्रपोज किया और पहली बात जो उसने कही थी कि वो मुझे कभी भी वो करने से नहीं रोकेगा जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं उसके साथ आगे भी काम करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ और अगर मुझे घर पर ही रहना ज्यादा पसंद है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। वो वैसे भी काफी पैसा कमा रहा था और वो हमारे जरूरत के लिए काफी था। लेकिन हाँ, इस पूरे समय में मुझे अपने पुराने पति के बारे में ना ही तो कुछ सुनने को मिला और ना ही कुछ देखने को। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उसका सोशल अकाउंट चेक करती रहूं, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। फिर भी काश मैंने ऐसा किया होता क्योंकि 1 हफ्ते पहले उसने मुझे मैसेज किया और इसमें कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। जब मुझे पक्का हो गया कि ये वही है तो मैंने बस चुपचाप उसके मैसेज को डिलीट किया और फिर उसे ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन अगले दिन वो मेरे ऑफिस में आ गया और हमें एक साथ लंच करने को कहा क्योंकि उसे मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ बतानी थी। पहले तो मैंने उससे मिलने से मना कर दिया, लेकिन जब उसने धमकी दी कि वो तमाशा खड़ा कर देगा तो फिर मैं मान गई। मुझे लगा था कि सिर्फ हम दोनों ही बात करने वाले हैं, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो उसकी माँ भी वहाँ मौजूद थी। फिर एक बार जब मैं बैठ गई तो उसने बोलना शुरू किया कि उसे अपने किए पर कितना पछतावा है और उसे अपनी गलती महसूस हो रही है और वो और उसकी माँ सोच रही थी कि क्या मैं उसे उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर सकती हूँ।
उसके बाद उसने अपनी बकवास करनी शुरू की। उसका सवाल था कि क्या मैं उसे और उसकी माँ को अपनी जिंदगी में एक बार फिर जगह देने के लिए तैयार हूं। मैंने उन्हें उनके शब्द याद दिलाए जब उन्होंने मुझसे कहा था कि 6 महीने बाद मैं उनके पास घुटने टेक कर वापस आऊंगी, लेकिन वैसा होने की बजाय वो मेरे पास रेंगते हुए आए हैं। ये बात सुनकर दोनों के चेहरे बन गए, पर फिर भी उन्होंने मुझे कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, यहां तक कि उसकी माँ ने भी कुछ नहीं बोला। कोई ढंग का जवाब देने की बजाय ये मुझसे उसे वापस लेने की भीख मांगने लगे और फिर कहने लगे, ओह, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एक बार जब मैंने देखा कि मेरा लंच ब्रेक लगभग खत्म हो गया है, तो मैंने उन्हें मना कर दिया और इज्जत से कहा कि वे मुझे अकेला छोड़ दें। फिर मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अब मेरा एक मंगेतर है और वो उससे हजारों गुना बेहतर है। जब मैं जा रही थी तो उसने पूछने की हिम्मत की कि मेरा मंगेतर कौन है, और उसे परेशान करने के लिए मैंने बस इतना कहा कि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक बार जब मैं वापस आई तो मैंने नील को सब कुछ बताया और उसने मुझसे कहा कि वो किसी को इस चीज़ को समझने के लिए भेजेगा ताकि पता लग सके कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अगले 2 दिनों में मुझे वो सब जानकारी मिली जो उसके लोगों को पता चली। एक सर्जरी के दौरान उसने अहंकार और लापरवाही के कारण एक मरीज के अंदर कुछ छोड़ दिया था। जब मरीज को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। फिर उस अस्पताल ने उसको नौकरी से निकाल दिया और अब उसे ये मुकदमा अकेला झेलना पड़ेगा। वो मुकदमा अभी चल रहा है और जहां तक मुझे पता चला है बहुत चांसेस है कि वो अपना लाइसेंस खो सकता है। तो इतना कहने के बाद मुझे अब पता चला है कि वो मुझसे भीख मांगने क्यों आया है। मैं बस अब इतना सोच रही हूँ कि अपने पिछले पति और उसकी माँ की मदद ना करने के लिए क्या मैं गलत हूँ। उसके कुछ समय बाद, हालांकि इतने समय में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें तो हुई ही है। उन माँ बेटे के साथ बात करने के 2 दिन बाद मेरा मंगेतर मेरे पास एक लिफाफा लेकर आया। उस लिफाफे पर केवल एक डाक का पता था। उस पर कोई नाम नहीं था और कुछ नहीं था और अंदर एक लंबी रिपोर्ट थी। मुझे उसे खोलने से पहले ही पता था कि इन सब के पीछे वो दोनों माँ बेटे ही है और कोई इतना बेवकूफ हो ही नहीं सकता जिसे ना पता ही कि ये चीजें कैसे करते हैं। फिर भी जो बात मेरे लिए सबसे दिलचस्प थी वो ये थी कि उसमें लिखा था कि मैं अपने एक सहकर्मी के साथ डेट कर रही थी और ये क्लिनिक के नियमों के खिलाफ है। चलो, कम से कम इतना तो पता चला कि उन लोगों ने सारी चीजों को ढंग से पढ़ा था। मेरे लिए सबसे मजाक वाली बात ये थी कि मैं उसी इंसान को डेट कर रही थी जिसने ये सारे नियम बनाए थे, तो ये उम्मीद करना कि मेरा मंगेतर ही मुझे नौकरी से निकाल देगा बहुत बेवकूफ़ी भरी बात थी। मेरे मंगेतर ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना है और मैंने बस इतना जवाब दिया कि मैं इस पर अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती। फिर भी मैं उन दोनों माँ बेटे को जानती हूँ और मुझे शक है कि वो कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मेरे मेल पर मेरे खिलाफ कंप्लेन की बौछार सी आ रही है। यहाँ तक कि हमारी रिव्यू साइट को भी खराब रिव्यूज मिल रहे हैं। ज्यादातर बुरी बातें मेरे बारे में ही कही जा रही है। सभी खाते फर्जी हैं, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि ये बात साफ है कि मुझे नौकरी से निकालने के लिए ये किया जा रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अगर नील मेरा मंगेतर नहीं होता तो मेरे साथ क्या हुआ होता। मैं इसके बारे में सोचती रहती हूँ और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ये लोग मेरी जिंदगी और मेरा करियर बर्बाद करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या मैं भी उनके साथ वही नहीं कर सकती? मैं कोशिश करके उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। क्योंकि उस आदमी ने अपने अहंकार की वजह से पहले ही अपनी नौकरी खो दी है, तो अब उसके लिए उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बर्बाद कर देते हैं, उसकी शादी। ये जानते हुए कि मेरी दोस्त कितनी ईर्ष्यालु थी, उसे ये जानकर खुशी नहीं होगी कि उसे छोड़कर उसका पति मेरे पास रेंगते हुए वापस आया था, उस औरत के पास जिसके ऊपर वो सब कभी हंसा करते थे। उसके थोड़े समय बाद मैंने कर दिया। मैंने उसे और उसकी माँ को उनकी अपनी दवा का स्वाद चखा दिया। इसलिए मैंने जो प्लान बनाया था उसके साथ मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और फिर अपनी दोस्त करीना स्त्री 29 को ढूंढना शुरू किया। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो अभी भी अपनी और अपने नए परिवार को अमीर दिखाना चाहती थी, इसलिए उसका इंस्टाग्राम शॉपिंग, डेट और उसकी प्रेग्नेंट होने की पिक्चर्स से भरी हुई थी। उसके सबसे नए वाले पिक्चर से पता चल रहा था कि वो 6 महीने की गर्भवती थी।
ये बात पक्की थी कि हमारे तलाक के 2 महीने बाद ही उन दोनों से शादी कर ली थी। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया। ये वही इंसान है जिस पर मैंने अपने 7 साल बर्बाद किए थे। फिर भी मैंने उसे फॉलो करने का फैसला किया, क्योंकि मेरी भविष्य के प्लान्स में ये शामिल होगा, और मेरे पास पहले से ही जो जानकारी थी उसके बल पे मैंने उससे बात करनी भी शुरू कर दी। ये बात देखने लायक थी कि वो मेरे मैसेज का जवाब देने के लिए कितना एक्साइटेड रहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी एक नई दोस्त बनी है। लेकिन फिर मैंने उसमें शक के छोटे छोटे बीज बोने शुरू कर दिए। ऐसा मैंने पूरे 1 महीने तक किया। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे जाल में फंस चुकी है, तो मैंने अपने पिछले पति को फोन किया और उसे मेरे साथ एक डेट पर जाने के लिए मना लिया। मैंने उससे कहा कि मैं हमारी शादी को दोबारा शुरू करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने मंगेतर को इन सब के बारे में बता दिया। एक बार सब कुछ सेट हो जाने के बाद, जैसा मैंने सोचा था, मैं वहां पहुंच गई जहां का हमने डिसाइड किया था। वो वहां पहले से था और खुश दिख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी मैं अभी उससे छीनने वाली हूं। मैंने उससे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना शुरू किया। मैंने उससे बोला कि हमारे रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए उसे मुझसे सब कुछ सच बोलना होगा, ताकि हमारे बीच कोई बात छुपी न रह जाए। वो ये बात खुशी खुशी मान गया। तुरंत मैंने उससे उसके शादी के बारे में पूछना शुरू किया। मेरे पूछते ही उसने अपनी बीवी की बातें करना शुरू कर दी। उसने मुझे बताया कि वो अपनी शादी में कितना दुखी था, कैसे वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, और कैसे उसे अपनी पिछली पत्नी को उसके लिए छोड़ने का पछतावा है। कैसे उसकी अभी की बीवी ने उससे झूठ बोला और उसे बहकाया। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला कि उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट थी, पर वो चाहता था कि बच्चा मारा हुआ पैदा हो, क्योंकि वो उस औरत के बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता था। उसने कुछ घटिया बातें कहीं। फिर उसने आगे कहा, ओह, मौका मिलते ही वो कैसे अपनी पिछली बीवी के पास वापस चला जाएगा। एक बार उसने भद्दी बातें भी करना शुरू कर दी जो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उसने अपनी बीवी के बारे में बुरी बातें बोलने में जरा सा भी समय बर्बाद नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मेरे साथ किया था। पर मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। जहां तक मुझे पता था, वो वही कह और कर रहा था जिससे मुझे फायदा होने वाला था। एक बार जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताने का मौका दिया, फिर मैंने उससे कहा कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय चाहिए, और जैसे ही ये सब समझ जाऊंगी मैं उसे दोबारा कॉल करूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि अगली बार जब हम एक दूसरे को मिलेंगे तो मैं सिंगल होंगी और फिर से उसके पास आने को तैयार रहूंगी। ये सब सुनकर वो एक बच्चे की तरह खुश दिखने लगा। ये सब देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे कितना परेशान करने वाली हूँ। एक बार वो सब खत्म होने के बाद मैं अपने मंगेतर और एडिटर्स की एक टीम के साथ घर वापस आ गई। रिकॉर्डिंग और वीडियो सभी इस तरह से बनाए गए थे कि मेरी पहचान छिपी रहे, लेकिन ये बात साफ थी कि मैं एक औरत हूँ। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ को भी बदल दिया गया था, लेकिन उसने जो कहा था उसे हमने और भद्दा दिखाने के लिए काफ़ी एडिट्स किए। अब हमारे पास सिर्फ ये सोचने को रह गया थी, हम ये सब उसकी बीवी तक कैसे पहुंचाए, और मैंने एक और नए इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसा किया। फिर जब मुझे यकीन हो गया कि उसने इसे देख लिया है और वो खराब मूड में है, तो फिर मैंने अपने दूसरे वाले अकाउंट से उससे बात करना शुरू किया, और वो सब किया जो एक दोस्त करता है। पहले तो मैंने उसके दुख में साथ दिया, फिर मैंने उसके गुस्से को और बदतर कर दिया, और फिर मैंने उसमें जहर डालना शुरू कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी बातें मानने लगी है, तब मैंने उसे बोला कि वो अपने पति से बदला ले सकती है। एक छोटी बच्ची की तरह उसने मेरी बात माननी भी शुरू कर दी। मैंने उसे तलाक देने और सब कुछ छीनने की सलाह दी, और उससे कहा कि क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी के पास वापस जाना चाहता है, इसलिए उसे सब कुछ ले लेना चाहिए और उसे अपनी बेकार बीवी के पास वापस जाने देना चाहिए। ये कुछ दिनों पहले की बात है, और जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है वो मेरी बात मान चुकी है। अब मैं बस इंतजार कर रही हूं उनकी बर्बादी देखने का। कुछ ही समय बाद ये काम कर गया। उसने मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल किया और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो मेरी इस हरकत के लिए मुझसे बदला लेगा। मैं और मेरा मंगेतर इन सब बातों को सुनकर हंस रहे थे, और वो वहां रोए जा रहा था। एक बार जब उसने फोन रख दिया तो मुझे जल्द ही मेरी नई बेस्टी से एक मैसेज मिला। वो मुझे बता रहा थी कि उसने तालाक के पेपर्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं, और जो पैसा मैंने उसे दिया था उससे वो एक अच्छा वकील ढूंढ लिया है जो उसके पति के पास एक अठनी भी नहीं छोड़ेगा।
मैंने फिर भी उसमें और जहर भरना शुरू कर दिया, और जब मुझे लगा कि उतना काफ़ी है, तब मैंने उससे कांटेक्ट तोड़ दिए, ये कहकर कि मैं बहुत बिजी हूँ। इसलिए तलाक की पूरी स्थिति और मेरे पूर्व पति के मुंह पर टूट पड़ने के बाद उसने मुझे 1 महीने बाद मैसेज किए ये कहने के लिए कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे इस बात पे हद से ज़्यादा शक हो रहा था और मुझे पता था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जब उसने मुझे बोला कि हमें साथ में डिनर करना चाहिए ताकि हम वापस दोस्तों की तरह बात करनी शुरू कर दें। उसके शब्दों में हम लवर्स होने से पहले दोस्त थे। मैंने अपने मंगेतर से इस बारे में बात की तो उसे भी बहुत शक हुआ, तो उसने मुझे बोला कि मैं इसे मान लूं, पर सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही उससे मिलने जाऊं। इस दौरान उसने मुझे बोला कि वो किसी आदमी को उसके बारे में पता लगाने के लिए भेज देगा ताकि हमें उसके इरादों के बारे में पता चल सके, और ये पता करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। डेट से लगभग 3 दिन पहले वो एक स्टोर पर गया जो कई चीज़ें बेचने के लिए जाना जाता था, पर उससे भी बड़ी बात कुछ और थी। एक बार और जांच करने पर उसके प्लान का पता चला। डेट के दौरान वो मेरे किसी ड्रिंक में वो नशे की दवाई मिला देगा और फिर मेरी बेहोशी की हालत में मेरी एक गंदी वीडियो बना लेगा। फिर इसका इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए करेगा ताकि या तो मैं उसे पैसे दूं, उसके साथ वापस आ जाऊं, या उसकी अदालत में मदद करूं। मैं ये बात सुनकर चौंकी नहीं थी, पर हाँ, ये बात सुनकर मुझे बहुत डर लगा था। एक बार जब वो डर बीत गया तो मेरे मंगेतर ने सलाह दी कि हम एक बार फिर उसे उसकी हरकतों की सजा देंगे। इसलिए डेट से 1 दिन पहले उसने एक पुरुष स्ट्रिपर को बुला लिया। ये स्ट्रिपर डेट पर मेरा पीछा करेगा, लेकिन मुझसे दूरी बना के रखेगा। एक बार जब रोहित नशे की दवा मिलाएगा, तब ये स्ट्रिपर उसे एक शांत जगह में ले जाकर उसकी वीडियो बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरे साथ करना चाहता था। फिर इसे हम उसकी बीवी को भेज देंगे, जो वो अदालत में अपना केस लड़ने के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। और हम इसे पुलिस के पास भी भेज देंगे ताकि वो इसके बारे में कुछ कर पाए। जब हमें लगा कि हमारा प्लान काम करने लायक है, तब मैं उसके पास गई और उसने मेरे वहां पहुंचते ही अपनी पुरानी बकवास शुरू कर दी। फिर वो मुझसे वही पुरानी बातें करने लगा। जब ये बातचीत चल रही थी, मैंने उसे मेरे गिलास में नशीला पदार्थ मिलाते हुए देखा, लेकिन ठीक उसी समय जब हमें उसे पीना था, उसका ध्यान भटक गया और मैंने आसानी से हमारे ग्लासेस बदल दिए। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि उसने इसे पी लिया है, तो मैंने शांति से उसका इंतजार किया। फिर मैं बाथरूम में जाने लगी, ये जानकर कि वो मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे गली में आया, उसे किसी ने अपनी ओर खींच लिया। मैंने उसके बारे में यहाँ वहाँ पूछा, फिर अपना बिल भरा और वहां से चली गई। मैं नहीं जानती उस रात क्या हुआ। मुझे बस इतना पता है कि सुबह उसकी पत्नी मुझे मैसेज भेज रही थी और अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। वो इस बात से बिल्कुल परेशान थी कि जिस आदमी से वो प्यार करने लगी थी और जिसके लिए वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी, जिससे वो अब तलाक भी देने वाली थी, उसने न केवल अपनी पिछली पत्नी बल्कि एक अनजान आदमी के लिए भी उसे धोखा दिया था। हमेशा की तरह मैंने उसका साथ दिया। मैंने भी मुकदमा जारी रखा और वो वीडियो सही जगह पहुंच भी गया। अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है, पर देखते हैं आगे कुछ और देखने को भी रह गया है क्या। एक आखिरी बार, तो जैसा कि मैं चाहती थी, उसने पूरी तरह से सब कुछ खो दिया। उसने अपनी शादी खो दी, उसका नवजात बच्चा, हाँ, करीना का बच्चा था, और उसने तलाक में भी सब कुछ खो दिया। जहां तक अदालती मामले की बात है, करीना की गवाही के साथ हमने जो कई सबूत पेश किए, उसके बाद ये केस बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसने सब कुछ खो दिया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था, वो बिल्कुल बेकार लग रहा था और उसके साथ उसकी माँ भी वैसे ही लग रही थी। दोनों बेघर हो गए थे। वो कई बार उसके साथ क्लिनिक में आया था, लेकिन मेरी मंगेतर द्वारा उन पर केस लगाने के बाद वे फिर कभी नहीं आए। तो हाँ, उसे वो मिल गया जिसका वो हकदार था, और कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। उसने मुझे इस विश्वास और अपनी माँ के शब्दों के साथ तलाक दे दिया था कि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब देखो, कौन भीख मांग रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।